नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं। आज जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि स्पीकर और जो भी हाउस हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर स्टेट में हमारी असेंबलीज़ हों, उनके जो स्पीकर चेयरमैन होते हैं उनका रोल आजकल क्यों बहुत ज़्यादा जो है पार्शियल होता जाता है। यानी कि वो किसी न किसी पार्टी की तरफ उनका झुकाव क्यों रहता है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंशंस निकल के आ रहे हैं। राइटर बात करते हैं कि महाराष्ट्र असेंबली में जो मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। वो उन्होंने पार्टी चेंज की, ठीक है, और इस चीज़ की पिटीशन स्पीकर के पास गई। तो स्पीकर ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया और वो 2 साल से पेंडिंग है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिनों पहले एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन स्पीकर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर अब फिर से कोर्ट को बोलना पड़ा कि हम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं इस चीज़ को लेके कि हमारे ही आ, आदेश को माना नहीं जा रहा है। यानी कि हमारी डिग्निटी अब क्वेश्चन में आ गई है, कोर्ट्स की डिग्निटी क्वेश्चन में आ गई। तो अब राइटर यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए, ये जो हमारा स्पीकर का ऑफिस है, यानी कि स्पीकर की जो पोस्ट है, चाहे वो, अब देखिए जब मैं स्पीकर बोलूँगा तो इसका मतलब आप समझिएगा कि राज्यसभा के चेयरमैन और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन्स, ठीक, इसको हम स्पीकर ऐसे बोल के बताएंगे आपको। तो ये जो हमारे स्पीकर हैं इनका रोल कहाँ से निकल के आया, ठीक है, हमने कहाँ से इसका रोल लिया और जहाँ से भी रोल लिया वहाँ पर क्या सिचुएशन है इसमें। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में स्पीकर क्या करता है, उसका रोल कैसे है, और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं हाई कोर्ट के द्वारा जो इम्पोर्टेंट है, जो जब भी अगर केसेस, जब भी अगर स्पीकर के बारे में लिखने को आए तो हम लिखेंगे। तो देखिए, आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल गया, ठीक। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। देखिए, आपको पता है कि स्पीकर का काम क्या होता है। स्पीकर का काम होता है कि जो हाउस है उसके प्रिविलेजेस को, उसके मेंबर के प्रिविलेजेस को, और जो कमिटीज़ हैं उनके प्रिविलेजेस को मेंटेन करना, ठीक है, उसका कस्टोडियन होता है, वो उसका रक्षक होता है, ठीक। और इसी के साथ ही साथ उसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, ठीक। अब उन पावर्स को देखने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्पीकर आया कहाँ से। देखिए, कोई भी जो स्पीकर होता है वो उस हाउस का मेंबर होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो। यानी कि अगर लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर हो, तो मेंबर कैसे होगा? या तो वो नॉमिनेटेड मेंबर होगा, ठीक है, या तो वो नॉमिनेटेड मेंबर होगा या वो किसी पार्टी से जीत कर आया होगा। तो ज़्यादातर होता क्या है, जब भी किसी पार्टी का कोई मेंबर होता है, जो पार्टी शासन में होती है, जिसकी मेजॉरिटी होती है हाउस में, ठीक, फॉर एग्जांपल बीजेपी की, तो उसी पार्टी के मेंबर को, किसी एक मेंबर को उठा के स्पीकर बना दिया जाता है और डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाता है उसी हाउस से, ठीक। तो इस तरीके से स्पीकर जो है वो कहीं अलग से नहीं आते हैं, वो मेंबर ऑफ हाउस ही होते हैं और साथ ही साथ किसी न किसी पार्टी के मेंबर भी होते हैं, ठीक। अब इनको जो पावर कहाँ से मिलती, इनको पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्पीकर और उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ द रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं। कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिटन नहीं है, जो वहाँ पर प्रैक्टिकल टाइम पर डिसीजन लेने होते हैं स्पीकर को, और स्पीकर उन पर डिसीजन ले लेता है और मान लिया जाता है कि हाँ ये ठीक है, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन, ठीक। अच्छा, स्पीकर के बारे में और एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे स्पीकर है, स्पीकर रिज़ाइन दे सकता है, स्पीकर को हटाया भी जा सकता है। लेकिन स्पीकर को हटाया कैसे जा सकता है? स्पीकर को नॉर्मली नहीं हटाया जा सकता है। स्पीकर को हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है लोकसभा में, और वो रिजोल्यूशन एटलीस्ट 14 डे पहले बताया जाना चाहिए, और 50 लोगों की मिनिमम कंसेंट होनी चाहिए उसकी। और फिर ये रिजोल्यूशन जब मेजॉरिटी ऑफ द हाउस से पास होना चाहिए, यानी कि ये ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं कि जो प्रेजेंट हो मेंबर्स हो, टोटल हाउस की जो मेंबरशिप होगी उसकी मेजॉरिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल, लोकसभा में 552 अगर सीटें हैं तो 552 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि इसकी 50 और प्लस 50% प्लस 1 सीट होनी चाहिए, 1 मेंबर्स होने चाहिए रिजोल्यूशन में, तब जाके इसको कहीं हटाया जा सकता। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसको एक्चुअली में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं, मैंने स्पेशल मेजॉरिटी बोल दिया, लेकिन इसको जो टर्म है वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है जब पूरे हाउस के मेंबर्स की मेजॉरिटी हो, और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी होती है जब मेंबर्स ऑफ जितने प्रेजेंट हो उनमें मेजॉरिटी हो जाए,
ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी के केस क्या होते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी होती है जब हाउस के पूरे हाउस की भी हमको चाहिए होती है मेजॉरिटी, यानी कि, और उसके बाद में हम स्टेट के साथ में भी रेटिफिकेशन लेते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द स्टेट भी रेटिफाई करें इस चीज़ को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो राज्यसभा से रिलेटेड होती हैं, उनमें ऐसी प्रोविजंस होते हैं, ठीक। अब इसके जो स्पीकर के जो चुनने की डेट होती है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा डिसाइड की जाती है। अब आते हैं इसके पावर्स को हम देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि जब ये हाउस में हैं हमारे स्पीकर साहब, तो हाउस के डिकोरम को मेंटेन करेंगे। कहने का मतलब कि हाउस में कोई बदतमीजी ना होने पाए, ठीक से जो है कार्यक्रम चलता रहे, तो उसके लिए ऑर्डर एंड डिकोरम मेंटेन करते हैं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, ठीक है, और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स यानी कि कन्वेंशन के विद इन हाउस फ्लोर। यानी कि अगर आप हाउस के भीतर हैं, यानी कि आप लोकसभा और राज्यसभा में अगर बैठे हैं, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी बात होगी उसको प्रेसिडेंट हमारे स्पीकर साहब जो बोल देंगे वही फाइनल होगा। तो ये फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं। ये अपनी कास्टिंग वोट, यानी कि इनकी जो वोट होती है ये फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई बिल अगर प्रेजेंट किया गया है और अब उसको उस पर वोटिंग होनी है, तो स्पीकर साहब पहले वोट नहीं करेंगे, ठीक है। स्पीकर साहब जब भी ये मैटर टाई हो जाए, यानी कि 50 इधर वोट हो गए, 50 इधर वोट हो गए, अब एक वोट, तो फिर स्पीकर साहब इस केस में, यानी कि टाई के केस में सिर्फ वोट दे सकते हैं। यही कास्टिंग वोट होती है, अदरवाइज नहीं दे। ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनका जो है इम्पार्शियल रहेंगे। क्योंकि देखिए क्या होगा, जब वोटिंग होती है किसी मुद्दे पर, तो वो पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादातर होता है, ठीक है। कुछ अपोजिशन वाले होंगे, कुछ पार्टी वाले होंगे, तो उस केस में अगर पहले ही स्पीकर साहब अपना वोट डाल देंगे तो फिर ये हो जाएगा ना कि जो हमको प्रिसाइड कर रहा है, जो हमारा ऑफिसर है, वही किसी पार्टी की तरफ झुका हुआ है। तो इसलिए ऐसा किया गया है कास्टिंग वोट के। उसके बाद में जॉइंट सिटिंग में आपको पता ही है कि जॉइंट सिटिंग जब प्रेसिडेंट के द्वारा कॉल की जाती है, तो उसमें हमारे जो स्पीकर साहब होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के। अब देखिए यहाँ पर स्पीकर साहब अलग एक्सप्लिसिटली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा का नहीं प्रिसाइड करता है। और चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, बताइए? वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। सीक्रेट सिटिंग अलाउ कर सकता है स्पीकर लोकसभा का। अच्छा, ये जो ये सारी चीज़ें हैं लगभग में लोकसभा से रिलेटेड हम बता रहे हैं। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो दो सबसे पावरफुल चीज़ें हैं जिनको लेकर मिसकंडक्ट होता है सरकार के द्वारा, सरकार दूसरे दूसरे रास्ते निकाल लेती है, और जो एक होता है ना एथिक्स को फॉलो करना अपने प्रोसेस में, उसको नहीं फॉलो करती। डिसीजन ऑफ मनी बिल, कि मनी बिल, कोई भी बिल अगर प्रेजेंट किया गया है तो वो बिल मनी बिल है कि नहीं, ठीक है। अगर वो बिल मनी बिल है, इस चीज़ का फाइनल मोहर उस पर कौन लगाएगा? उस पर फाइनल मोहर लगाता है स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो फाइनल मोहर लगा देता कि ये मनी बिल। अब मनी बिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है मनी बिल लोकसभा में अगर पास हो गया तो वो राज्यसभा में उसको पास होने की जरूरत नहीं पड़ती है। राज्यसभा में 14 दिन के भीतर अगर पास हुआ तो पास हुआ, नहीं पास हुआ तब भी ये मान लिया जाता है कि पास हो गया, ठीक। इसलिए मनी बिल, जो कई बार क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो कोई नॉर्मल बिल होता है ना, तब भी उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस ऐड कर देंगी जिससे वो मनी बिल दिखे, और फिर स्पीकर साहब चूंकि उन्हीं की पार्टी के होते हैं तो स्पीकर साहब कह देते हैं हाँ ये तो मनी बिल है, और फिर इस तरीके से वो राज्यसभा की स्क्रूटनी से बच जाता है। और राज्यसभा की स्क्रूटनी कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में डिसक्वालिफिकेशन क्वेश्चन ऑन द 10th शेड्यूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहने का मतलब अब 10th शेड्यूल में डिसक्वालिफिकेशन, देखिए डिसक्वालिफिकेशन कई तरीके से होता है। एक तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102, 102 के अंदर भी मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, और 10th शेड्यूल के अंतर्गत भी होता है। अब 10th शेड्यूल हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। अब ये 10th शेड्यूल करता क्या है? ये 10th शेड्यूल का काम था कि जो ये आए राम गए राम होते हैं ना, यानी कि जब मनाया तो इस पार्टी में चले गए, जब मनाया तब उस पार्टी में चले गए, तो इससे क्या होता था कि सरकारें बाधित होती थी, गिर जाती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 10th शेड्यूल बनाया गया था, क्योंकि 1970s में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लगी थी। तो अभी 10th शेड्यूल में है क्या? देखिए ये जो हमारा आर्टिकल है उसमें ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस की गई, लेकिन हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहता है, हमारे प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। अब देखिए 10th शेड्यूल में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो देखिए कोई भी बंदा जो मेंबर चुना जाएगा वो या तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। 10th शेड्यूल में या तो वो इंडिपेंडेंट बंदा होगा, यहाँ देखिएगा, ठीक, इंडिपेंडेंट बंदा होगा, या तो वो किसी पार्टी का बंदा होगा,
या फिर वो नॉमिनेटेड बंदा होगा। तीन ही तरीके कैंडिडेट होंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड होगा। तो जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, अगर वो इलेक्शन के बाद में हाउस में पहुंचता है और वहां जाके कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी अंडर 10th शेड्यूल। पार्टी का मेंबर है तो पार्टी का मेंबर दो केस में उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। अगर वो एक पार्टी से, फॉर एग्जांपल बीजेपी का बंदा है, अगर वो कांग्रेस में चला गया, तो इलेक्शन के बाद में जब वो हाउस में आया, तो उसके बाद में उसकी फिर मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक। और अगर मान लीजिए कि बीजेपी ने बोला है कि आपको इस मुद्दे पे वोट देना है, ठीक है, और वो वोट देने से मना कर देता है, ठीक है, तो उस केस में भी उसकी मेंबरशिप जा सकती है। और तीसरी कंडीशन है नॉमिनेटेड मेंबर की। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर की क्या कंडीशन है कि देखिए, आपको पता है कि 12 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा में रिकमेंड किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, ठीक। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 मंथ के भीतर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि विद इन 6 मंथ जब इनका नॉमिनेशन हुआ, तो उसके 6 महीने के भीतर अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 6 मंथ हो गया, तो उनका जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिनकी बिहाफ पे मेंबर्स को डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। और इसका फाइनल जो डिसीजन होता है वो स्पीकर साहब का होता है, ठीक है। स्पीकर का होता है इन द लोकसभा, चेयरमैन साहब का होता है इन द राज्यसभा, और जो स्टेट असेंबली के आपके स्टेट असेंबली के स्पीकर्स होते हैं ना, उनका होता है स्टेट असेंबली में, ठीक। तो ये अधिकार क्षेत्र, लेकिन ये फाइनल था 1992 तक, यानी कि 1992 तक, जब तक अगर स्पीकर साहब का कोई डिसीजन आ गया कि ये डिस्क्वालीफाइड बंदा है, तो उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं था, एक्चुअली में कोई कोर्ट की रेमेडी नहीं थी। लेकिन 1992 में किहोतो किहोतो होल्लाहन केस में, ये यहाँ पे देखिएगा, किहोतो सॉरी कियोतो होल्लाहन केस में जो स्पीकर साहब हैं उनका डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो पावर है ना हाउस जो दी गई है स्पीकर को, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। अब कैसे अगेंस्ट में है वो इसमें और आगे बताया जाता था कि जो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो आपका स्पीकर है वो बायस्ड नहीं होगा, क्योंकि आपकी सरकार ही मेजॉरिटी की है और आपने मेजॉरिटी वाली सरकार की पार्टी के बंदे को ही बना के रखा हुआ है स्पीकर, तो स्पीकर क्यों नहीं बायस्ड होगा, उसका बायस्ड होना नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो स्पीकर साहब होते हैं, बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, उनके चेयरमैन भी होते हैं, जैसे बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, तो इनको आप प्री के हिसाब से भी देख सकते हैं। उसके बाद में सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, यानी कि ये सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं, सस्पेंड भी कर सकते हैं मेंबर्स को अगर मेंबर्स मिसकंडक्ट करते हैं अंडर द रूल्स ऑफ द हाउस, ठीक है। उसको उसमें कई सारे रूल्स हैं अलग अलग तरीके से, कि अगर आप एक बार शोर करते हैं, 2 बार शोर करते हैं, तो आपको आधी सिटिंग के लिए हटा दिया जाएगा, फिर पूरी सिटिंग के लिए, पूरे सेशन के लिए हटाया जा सकता है। तो वो अलग अलग कंडीशंस हैं। अब देखिए, राइटर बताते हैं कि जो स्पीकर की अथॉरिटी है 2-3 चीज़ों में, एक तो मनी बिल की बात हो गई और डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो गई। उसके बाद बताते हैं कि जो जितने भी बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हाउस में, उन सारे बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में जाना होता है। क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है कि ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि डिटेल्ड में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, चैम्बर में बैठ के। अब देखिए, जब चैम्बर में बैठ के डिस्कशन करेंगे ना, तो क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अब देखिए, हाउस फ्लोर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम भी होता है, क्वेश्चन आ रहा है, 0 आवर क्वेश्चन है, उसके बाद में सब्सटेंट बहुत सारे मोशंस चलने लगते हैं, तो उसके बीच में इतना डिटेल्ड डिस्कशन किसी भी टॉपिक पर नहीं हो पाता है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं, ये आराम से चैम्बर में बैठ के डिटेल डिस्कशन स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई लूप होल या फ्लॉ नहीं रहता है, एकदम रोबस्ट आपका लॉ बनेगा, उससे ये फ़ायदा होता है, ठीक। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, आपको पता है, डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होती। लोकसभा में 16 कमेटीज़ हैं और राज्यसभा में 8 कमेटीज़ हैं, टोटल 24 कमेटी हो गई। एक कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 21 मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं, यहाँ देखिएगा, और 10 मेंबर राज्यसभा से लिए जाते हैं, ठीक। ये आपके प्री का काम हो गया।
अब राइटर बताते हैं कि देखो भैया 2004 से और 14 में क्या था, यानी कि 2004 से और 2014 के टाइम तक 60% बिल्स को रेफर किया गया था कमेटी के पास में, लेकिन 2014 से और 2023 तक सिर्फ 25% बिल्स को रेफर किया गया कमेटी के पास। यानी कि देखिए कितना कम बिल्स को रेफर किया गया कमेटी के पास। इससे क्या होगा भाई, जो रोबस्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का वो तो अफेक्ट होगा कि नहीं अफेक्ट होगा। और अगर जो स्पीकर का ये रोल है डिस्क्वालिफिकेशन में, डिसाइड करने में, अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये हमारे हाउस की स्टेबिलिटी को डिरेल कर देगा। ठीक, उसके अथॉरिटी हम बता ही चुके हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, आप 10th शेड्यूल में दी गई है स्पीकर को। ठीक, उसके बाद में ये बताते हैं राइटर कि देखो जो आपका स्पीकर है ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के लिए रखा गया है। सोचा जाता है कि वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वर्क करे। उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर की पदवी दी गई है, 6th रैंक इन द प्रेसिडेंट्स। यानी कि जैसे सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, उसके बाद में गवर्नर्स आते हैं, उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद में जो एक्स प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो छठे नंबर पे ये लोग आ गए। ठीक, तो छठे नंबर पे सीजीआई होते हैं। तो अब इनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप नॉन पार्टीसनशिप और न्यूट्रलिटी। ठीक, अभी हाल ही में 2020 में जब मणिपुर की असेंबली में जो स्पीकर थे वो भी इसी तरीके की कुछ डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पिटीशंस थी, उस पर उसको पेंडिंग में डाल के रखे थे। तो उसको पेंडिंग में डाल के रखे। अच्छा देखिए, हाँ इसमें मैं ये बताना भूल गया कि ये जो स्पीकर होते हैं ना इनको डिसीजन लेना होता है किसी भी पिटीशन पे। अगर आया कि हाँ ये मेंबर जो है इसने जो है डिफेक्शन किया हुआ है, इसने पार्टी बदली हुई है या फिर वोटिंग नहीं की है, तो उस केस में इनको डिसीजन लेना होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये डिसीजन लेते ही नहीं है, ये उसको पेंडिंग में डाल देते हैं। ठीक, और जब पेंडिंग में डाल देते हैं तो पेंडिंग में डाल देते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको इतने दिनों में ही इसको डिसाइड करके देना है। ठीक, इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, इस लूप होल का। तो अभी हाल ही में 2020 में फिर मणिपुर असेंबली में भी यही कांड हुआ था, तो इसकी वजह से फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इन कीसम मेघा चंद्र केस। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, कोट करने में आसान रहेगा। कीसम मेघा चंद्र सिंह केस, मेघा चंद्र सिंह केस वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया पार्लियामेंट साहब आप जो है इसको अमेंड कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, और अमेंड करके ये जो पावर्स है ना डिस्क्वालिफिकेशन वाली, ये पावर्स आप किसी एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को दे दीजिए जो कि जजेस के द्वारा हेड किया जाए, यानी जिसके जिसके जो हेड हों वो जज साहब हों। ठीक है, तो अब देखिए ब्रिटेन में क्या चलता है, ब्रिटेन में भैया ये चलता है, ब्रिटेन में बड़ा अच्छा सिस्टम है। उनके यहाँ क्या है कि अगर आपको स्पीकर बनना है तो आपको पार्टी की मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। ठीक है, हटा मतलब कि आप रिजाइन दे दीजिए, और उसके बाद में अगर आपको फिर कभी नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है ना, तो अब देखिए वहाँ पर कितनी नॉन पार्टीशनशिप और इम्पार्शियलिटी की बात है कि अगर आपको दोबारा फिर से इलेक्शन लड़ना है तो आप एज अ पार्टी मेंबर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे दोबारा, आप दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे एज ए स्पीकर ऑफ हाउस। ठीक है, स्पीकर सीकिंग री इलेक्शन, यानी कि आप जब कंटेस्ट करेंगे ना तो अब आप चूंकि आप अब एक बार स्पीकर बन गए हैं तो अब आपकी जो हैसियत है ना वो स्पीकर वाली ही रहेगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत रहेगी। तो आप अगर इलेक्शन भी चाहेंगे कि हमको नहीं हाउस में मेंबर रहना है तो आपको एज ए स्पीकर ही री इलेक्शन आप लड़ेंगे। ठीक है, एज ए पार्टी मेंबर नहीं बनेंगे, तब फिर आप छोटे आदमी नहीं रह जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी हो जाएंगे। अच्छा देखिए 10th शेड्यूल में एक चीज़ और बताई गई है कि जो भी ये स्पीकर हैं ये अगर चाहें, देखिए ये मैंडेटरी नहीं किया गया है, एक कन्वेंशन माना गया है कि भैया ये चाहें कि तो जैसे ही इनको सेलेक्ट किया जाता है स्पीकर के पद पे तुरंत ये अपनी पार्टी से रिजाइन कर दें। ठीक है, और रिजाइन कर देंगे तो ये खुद एंटी डिफेक्शन में नहीं आएंगे। देखिए क्या होता है, अगर कोई बंदा किसी पार्टी से हाउस में गया, ठीक है, तो जैसे ही वो हाउस में गया तो हाउस में क्या हुआ, अगर वो हाउस में जाने के बाद में अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है तो उसकी लोकसभा की मेंबरशिप भी तो चली जाएगी, क्योंकि भैया आप जिस पार्टी से जीत के आए हो उसका तो त्याग ही कर दे रहे हो, क्योंकि आपने उसी के दम पे तो जनता का जो है ट्रस्ट जीता है ना पार्टी के दम पे। तो अगर आप उस पार्टी से त्याग पत्र दे देंगे तो आपको लोकसभा की मेंबरशिप से भी जाना पड़ेगा। तो लेकिन ये स्पीकर को जो है छूट दी गई है कि भैया आप जो है अगर पार्टी से चाहें तो रिजाइन कर सकते हैं और इम्पार्शियल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन के बैठ सकते हैं। ठीक है, हाउस के।
तो और फिर आप जब आपका ऑफिस का काम पूरा हो जाए, यानी कि जब आपका ऑफिस ख़त्म हो जाए, तो आप फिर से पुनः पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो ये 10th शेड्यूल में ये भी बताया गया। तो ये था हमारा आज का डिटेल्ड डिस्कशन। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड, एटलीस्ट स्पीकर ऑफ द हाउस से रिलेटेड कंप्लीट हो गई होंगी। अब देखिए, जब अगर कोई क्वेश्चन बनेगा इस पे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन तो यही बनेगा ना कि भाई स्पीकर का जो रोल है वो आजकल बायस्ड होता जाता है और पार्शियल होता जा रहा है। तो क्या क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो आप बताएंगे कि भैया कास्टिंग वोट वाला प्रोविजन है, और 10th शेड्यूल में भी बताया गया है। उसके बाद में जो इनको सैलरी मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। इनका जो टेन्योर है वो 5 ईयर का, मतलब कि डिसाइड किया गया है कि जब तक हाउस में मेजॉरिटी रहेगी तब तक जो है गंगा में पानी रहेगा, तब तक बहेंगी गंगा जी। तो ये है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा, ठीक है। फिलहाल थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।